यह कहानी है सोहनपुर गांव की, जहां पर भीषण गर्मी ने सभी को परेशान कर रखा था। गर्मी का तापमान इतना ज़्यादा था, कोई भी दोपहर में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। असहनीय गर्मी के कारण गांव के सभी नदी तालाब सूख चुके थे। बस एक छोटी सी नदी में ही थोड़ा सा पानी था, जिसका पानी सभी गांव वाले दैनिक कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। हे भगवान, अभी तो मई का महीना शुरू हुआ है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं तो सोच रही हूँ कि जब जून का महीना आएगा तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, हमने पहले भी भीषण गर्मी का सामना किया है, लेकिन इस बार की गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। कुएं का सारा पानी सूख चुका है, बस इस नदी में ही थोड़ा पानी बचा है। मैं तो यह सोच रही हूँ कि अगर यह नदी भी सूख गई तो हम गांव वाले प्यासे मर जाएंगे। हाँ मधु बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी बस इसी बात का डर है कि यह कुआं भी न सूख जाए, वरना फिर हमें 15 किलोमीटर दूर दूसरे गांव से पानी लाना होगा। तुम दोनों की बात तो सही है, पानी बचाना अभी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने 12 दिन से नहाया भी नहीं है। बुरा मत मानना किरण बहन, लेकिन तुम ऐसे भी 12-15 दिन में एक बार नहाती हो, लेकिन इस गर्मी के कारण तुम्हें ना नहाने का बहाना मिल गया है। अच्छा ठीक है, अब पानी लेकर घर चलते हैं, मुझे देर हो रही है। तीनों मटके में पानी लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। गांव में अब भीषण गर्मी के साथ साथ गर्म हवाएं और लू भी चलने लगी थी। बूढ़े लोगों का तो इस गर्मी में जीना मुहाल हो चुका था। रात को सभी गांव वाले घर के बाहर ही सोया करते थे, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलती थी। आज आप खेत पर मत जाओ, क्योंकि ननकू की भी तबीयत खराब है और अब लू भी बहुत ज़्यादा चलने लगी, और आपको भी, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप मुझसे बता नहीं रहे हैं। नहीं ननकू की माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और अगर मैं खेत नहीं जाऊंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा, इसलिए मैं खेत पर चलता हूँ। तुम अपना और ननकू का ख्याल रखना। दूसरी ओर भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहां पर डाकिया आता है। क्या बात है, लगता है आप सभी गर्मी से बचने के लिए इस छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं। और संतोष भाई, आपकी चिट्ठी आई है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अभी तो मई का महीना चल रहा है, पता नहीं जून और जुलाई में हमारी हालत क्या होगी। मुझे तो यह लगता है कि अगर मैं इस गर्मी के मौसम में जिंदा रह गया तो फिर 10-20 साल मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे दादाजी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो आप 50 साल के हैं, अभी आपकी उम्र ही क्या है? हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। अभी तो दादाजी हमसे 2-4 साल ही बड़े होंगे। अगर दादाजी कहे तो मैं उनके लिए दादी का रिश्ता देखूं। यह बातें सुन सभी हंसने लग जाते हैं और वहाँ एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। यह सब बातें तो ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि 2 दिनों के बाद गांव में भारी बारिश होने की संभावना है, और मैंने यहाँ तक सुना है कि बारिश इतनी जोरदार होगी कि बाढ़ आने की पूरी संभावना है। अरे डाकिया भैया, लगता है धूप में डाक बांटते बांटते आपका दिमाग फिर गया है। इतनी भीषण गर्मी में आपको भारी बारिश होने की संभावना भला कैसे हो सकती है? हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। इतनी भीषण गर्मी हो रही है कि गांव के सभी नदी तालाब सूख चुके हैं। अभी और ज़्यादा गर्मी गिरने की संभावना है। तुम बोल रहे हो कि 2-3 दिन बाद बारिश हो सकती है? यह तो बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। तुम्हें यह खबर किस बेवकूफ़ ने दी है? मुझे यह खबर शहर से मिली है। वहाँ पर मौसम विभाग ने बताया है कि आपके और आपके आसपास कई गांवों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे कि बाढ़ आने की पूरी संभावना है। इसीलिए मैंने आप लोगों की भलाई के लिए यह बात बताई। बाकी आगे क्या करना है आपकी मर्जी है। मैं अब चलता हूँ। डाकिया डाक देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सभी के मन में डाकिया की बातें घूम रही थीं। दादाजी, आपको क्या लगता है बारिश होगी या नहीं? मौसम का मिजाज देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है यहाँ बारिश होगी। अरे तुम चिंता मत करो, यह देखो मेरे पास रेडियो है ना, अभी हमें पता चल जाएगा कि 2 दिन बाद हमारे गांव में बारिश होगी या नहीं। फिर दादाजी ने रेडियो चालू कर दिया। यह है आकाशवाणी
2 दिन बाद सोहनपुर और आसपास के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। आप सभी से निवेदन है कि भारी बारिश के बाढ़ की समस्या से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लें। धन्यवाद। लगता है डाकिया बिल्कुल सही कह रहा था। 2 दिन बाद हमारे यहाँ भारी बारिश होगी। हमें अपने घरों की छत और मरम्मत करवाना होगा, वरना सारा पानी हमारे घर में आ जाएगा। इसके बाद बारिश की बातें सारे गांव में आग की तरह फैल जाती है। 2 दिन के इंतजार के बाद गांव में बारिश होना शुरू हो जाती है। लगातार तेज हो रही बारिश के कारण सभी के घर में पानी घुसने लग जाता है। राधिका, हमारे पूरे घर में पानी भर चुका है और अब पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है गांव में बाढ़ आना पक्का है। हमारे खेत में गेहूं की फसल लगी थी। लगता है वह सारी फसल आज बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं जी, आप चिंता मत करिए, बारिश रुक जाएगी और हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी। आप ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, वह सब ठीक ही कर देगा। ऊपर वाले पर तो भरोसा है, लेकिन तुम देख रही हो ना, हमारे घर में पानी का सैलाब आ चुका है। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा, कुछ ही घंटों में बरसात के बाद हमारे गांव में बाढ़ आना निश्चित है। असहनीय गर्मी के बाद लगातार हो रही बारिश ने सारे गांव वालों के मन में फसल बर्बाद होने का डर पैदा कर दिया। जोरदार बादल गरजने के साथ साथ बारिश भी तेज हो रही थी। कुछ ही घंटों में बारिश के बाद गांव में बाढ़ आ जाती है। सभी का घर पानी में डूब जाता है। सभी अपने अपने घर की छत पर बैठकर बाढ़ से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी सारी फसल बाढ़ के कारण बर्बाद हो चुकी थी। बारिश रुकने के बाद दोबारा से जोरदार गर्मी गिरने लग जाती है। सूरज फिर से आसमान में तपने लग जाता है। सारे गांव वाले बस अपनी फसल बर्बाद हो जाने के कारण चिंता में डूब जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हम खुद क्या खाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। बाढ़ के कारण हमारी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और जो थोड़ा बहुत अनाज हमने बचा कर रखा था वह अभी बारिश के पानी में लगकर खराब हो गया है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अगर हम इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो एक एक करके सभी का मौत होना निश्चित है। सबकी बातें ध्यान से सुनने के बाद गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मोहन प्रसाद कहता है, तुम लोग मेरी बात सुनो। अब खेती करना और फसल उगाने का इंतजार करना हमारे पास इतना समय नहीं है। इसीलिए हमें ठाकुर भानु प्रताप की मदद के लिए कहना चाहिए। लेकिन आप तो जानते हैं ठाकुर भानु प्रताप एक नंबर का लालची और मक्कार इंसान है। वह हमारी मदद कभी नहीं करेगा। मैं जानता हूँ, लेकिन हमें एक बार मदद मांगनी चाहिए। हो सकता है हमारी दयनीय स्थिति देखकर हमें दया कर दे और हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, इसलिए भूखे मरने से अच्छा है कि हम ठाकुर भानु प्रताप के पास अनाज मांग कर देखें। सभी गांव वाले बुजुर्ग आदमी की बात मानकर ठाकुर भानु प्रताप की हवेली पर पहुंच जाते हैं। ठाकुर भानु प्रताप सभी को देखकर समझ जाता है कि वह उसके पास क्यों आए हैं। कहो गांव वाले, तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? ठाकुर जी, आपको तो पता है कि हमारे गांव में और आसपास के कई गांवों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी, लेकिन फिर से भीषण गर्मी पड़ने के कारण बाढ़ का पानी जल्द ही सूख गया। लेकिन हमारे बाढ़ के कारण सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और अब हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। तो हम पर दया करके आप अपने गोदाम से कुछ अनाज की बोरियां हमें दे दीजिए। जब हमारी फसल होगी तब हम आपको वह अनाज वापस कर देंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मुफ्त में अनाज नहीं दूंगा। मेरे पास अनाज नहीं बरस रहा है और अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो तुम्हें मुझे कुछ न कुछ देना होगा। लेकिन ठाकुर साहब, हम तुम्हें भला क्या दे सकते हैं? हम तो खुद ही बड़ी मुश्किल में अपना गुजर बसर करते हैं। इसीलिए हम पर दया करो और हमें अनाज की कुछ बोरियां दे दो, ताकि हम लोग इस महामारी से जिंदा रह सकें। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि तुम सबके घर में जो भी सोना या चांदी है तुम मुझे वह दे दो और बदले में मैं तुम्हें अनाज की बोरियां दे दूंगा। वरना तुम लोग
यहाँ से जा सकते हो। मजबूर और बेबस गांव वाले ठाकुर की यह बात मान लेते हैं। रेखा, हमारे पास तो कोई भी सोना चांदी नहीं है और ना ही पैसा है, और ठाकुर ने सोना चांदी या पैसा मांगा है तभी वह हमें अनाज देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे। वह ठाकुर सच में बहुत ही जालिम है। लेकिन आप चिंता मत करें, मेरे गले में यह मंगलसूत्र है, आप इसे ही ठाकुर को दे दें। अगर हमें अनाज नहीं मिलेगा तो हम ऐसे भी मर ही जाएंगे। गांव के सभी लोग किसी तरह सोना चांदी इकट्ठा करके ठाकुर को दे देते हैं। मुनीम जी, सभी को अनाज की बोरी दे दिए जाएं। जी मालिक, मैं अभी सभी को अनाज की बोरियां देता हूँ। अनाज की बोरी लेकर सभी गांव वाले अपने घर की ओर निकल जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लग जाते हैं। बाढ़ आ जाने के कारण गांव में अब पानी की कमी नहीं रहती है। सभी गांव वाले अपने अपने खेत में कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ ही दिनों में सभी के खेत में उनकी फसल अच्छी हो जाती है और खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।